Good afternoon, everyone. Let's start with a new topic, mating patterns in population genetics. So, we are looking at evolution in broader terms. And evolution means two things. First, survival, and second, transmission of genes. Now, we are going to talk about this particular pattern, transmission of genes. So, transmission of genes, it involves reproduction that we all know of. Now, reproduction itself, the very activity, it is not free from its own preferences. So that reproductive activity, it also entails a lot of choices and decision making, and that we call mating pattern. किस तरह से जो prospective couples जो हैं, they make their conscious decisions to have children with. Now, अब इस मीटिंग पैटर्न पे आगे बढ़ने से पहले let's have a few basics about evolution and especially this whole line that starts with the transmission of genes. So any organism is made up of two things. First, the external visible features known as phenotype, and there is underlying gene pool for every such physical feature that we know as genotype. So let's say blood hai. So blood is a visible thing. And now that visible thing, that phenotype has an underlying gene, and that's what we call hemoglobin. So these are the two important concept at the broader level. Now genotype पे जब आगे आते हैं हम, so genotype is nothing but a gene pool, and gene pool, it is made up of various genes. Now we have come across a different definition. What are genes? So genes are sections of DNA that code for certain trait. जैसे इसी की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें, सो HB जीन जो है, नाउ HB जीन वी नो कि ये एक जीन है, जीनोटाइप है, एंड इट हैज अ विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अ विजिबल phenotypical representation known as blood. नाउ ये जो जीन है, ये अपने आप में इट्स नॉट एनी स्टैंड लोन एंटिटी, हमने इसको नाम दिया है, बट अल्टीमेटली it is a section of a long chain of DNA. So DNA, as you know, a repetitive unit of four such nitrogenous bases, ATCG. ये चेन चलती रहती है, इसको मल्टीप्लाई करते ये चेन जो है, ये इनफाइनाइट लेवल तक चलती रहती है. नाउ यही चेन जो है, इसी का कोई सेक्शन जो है, इट कोड फॉर सर्टेन थिंग्स. लाइक सिमिलर, अगर आप इसको और भी देखना चाहें विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, सो लेट्स से ये एक डीएनए चेन है. अब ये इसी तरह से इनफाइनाइटली चलती रहती है. डबल हेलिक्स मींस जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस ATCG, दे क्रॉस ईच अदर, दे फोल्ड ईच अदर इन ऑल्टरनेटिव वे. अदरवाइज इसी तरह से ये चेन बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी. नाउ हाइपोथेटिकली यू गिव ईच नोड एक नंबर दे दिया कि यहां से शुरू होके नाउ ये चीज जो है हर एक को नंबर दे दिया, एंड लेट्स से इसी सीक्वेंस में दिस सेक्शन फ्रॉम 6 to 17, नाउ दिस सेक्शन कोड फॉर हीमोग्लोबिन. सो हमने इस सेक्शन को नाम दे दिया हीमोग्लोबिन, एक जीन, ये एक जीन हो गया, एंड दैट जीन अगेन फिनोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ब्लड. सो इसी तरह से पूरे डीएनए की सीक्वेंस जो है, यही रिपीटेशन में सेक्शंस जो है वो कोड करते रहते हैं, और यही जो है जो स्टोरी जो है आगे चलती रहती है, और दैट्स हाउ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म. सो ये ओवरऑल बेसिक हो गया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अगेन वापस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स. तो एक छोटा सा बेसिक और यहाँ पे है, एवरी ऑर्गेनिज्म inherit one copy each from its parents. So one from mother, one from father, and that's why all the genes, they exist in diploid form.
मीन्स बाइनरी फॉर्म, दो के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि दो जीन्स इनहेरिट किए, एक मदर से एक फादर से। सो यहाँ पे यही HB1 जो है हीमोग्लोबिन, लेट्स से सिंपल करके H1 H2, ये दो जीन्स जो है वो इनहेरिट किए। नाउ इनके भी तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं एट ब्रॉडर लेवल, एट जनरल लेवल। सो लेट्स से H1 जो है ये डोमिनेंट है, H2 है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट जीन वो होगा जो अगर वो जीन प्रेजेंट रहता है जीन पूल के अंदर, तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन फिनोटाइप एंड इट विल मास्क द रिसेसिव वन। एंड रिसेसिव वन जो है वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब दोनों के दोनों रिसेसिव हो। सो तीन जो ऑल्टरनेट जो पॉसिबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन हैं, जिनको अलील्स बोलते हैं, वो तीन हैं। सो लेट्स से फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है दोनों ही डोमिनेंट वन है, सो दिस विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर सेकंड एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, सो दिस वन विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एंड आई से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एंड देन डोमिनेंट क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन की दोनों ही रिसेसिव हो। सो इस तरह से तीनों चीजें होती है। नाउ let's come back to the original issue, the original chapter we talk about evolution. So evolution, again transmission of genes. So I'm not circling you around the same concept, not trying to bore you, but it's a big concept. अगर वो एक बार में समझ में आ गया तो आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो एक पूरा ओवरव्यू जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई भी कंसेप्ट अगर बीच में आता है। सो फर्स्ट यू विल हैव द ओवरऑल बेसिक्स, वो बेसिक्स आपको समझ में आ गए। सो इट्स लाइक हाउ यू गेट मेक सेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनीथिंग, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, या फिर एस्ट्रोनॉमी हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, या इवन एटॉमिक लेवल पे हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सबके अंदर यही है। यू गेट द पैटर्न्स, पैटर्न समझ में आ गया, यू गेट द बेसिक्स। फिर बेसिक में जितने भी आपको फिर बेसिक अगर समझ में आ गया, देन यू गेट द लिनियरिटी। लिनियरिटी इज द कंसेप्ट कि यू जस्ट proceed logically in a logical way, like 2 will be followed by 1, इस तरह से। सो वो लॉजिकल लिनियरिटी जो है वो समझ में आ गई, तो फिर आपको सिर्फ जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको दिमाग में रखना है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, इसलिए मैं बार बार उसी चीज पे आ रहा हूँ। सो ये है अगेन इवोल्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, एंड यहाँ पे we talk about different kinds of different alleles, the homozygous dominant, the heterozygous dominant and the homozygous recessive, ये तीनों चीजें हैं। अब ये बेसिक बताने के बाद अब आते हैं इवोल्यूशन पे। सो इवोल्यूशन में ये है कि when genes are transferred or genes are transmitted, there are two important factors at work. First, natural selection or selection in general, and second, mutation. So ये जो लिनियरिटी की बात कर रहा हूँ, जो लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे हैं। सो इन दोनों को इनके पर्टिकुलर नेम्स की जगह अगर आप इनको सिर्फ प्रोसेस के हिसाब से देखें, सो नेचुरल सिलेक्शन इट ब्रिंग्स इन यूनिफॉर्मिटी। Natural selection, it weaves out the important one, the adaptive one, the strong one, and discard the rest. Whereas mutation, it brings the diversity. So you can see the play here, the play of evolution. One thing is bringing in uniformity, one thing is destroying diversity, and other thing is trying to bring it. सो ये इनके बीच में जो कह सकते हैं फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल लेवल पे, ये कॉस्मिक प्ले जो है उनके बीच में चलता रहता है। एक जो है वो सबको ऑर्डर में लाने की कोशिश करता है, दिस वन, एंड द अदर वन ट्राइज टू ब्रिंग डिसऑर्डर। एंड सिमिलरली यही प्रिंसिपल जो है क्वांटम मैकेनिक्स में भी है, यही प्रिंसिपल जो है एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे भी है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट एंट्रोपी। सो एंट्रोपी को बहुत लोग जो है डिसऑर्डर भी कहते हैं, कियोस भी कहते हैं। सो दैट्स हाउ थिंग गोज। आप जब ब्रॉडर लेवल पे हर एक जो बिगर साइंस है उसमें देखेंगे तो आपको जो प्रिंसिपल जो है वो वही दिखेंगे, अ कॉस्मिक प्ले बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर।
सो यहाँ पे वही प्ले जो है बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन। और यहाँ पे ये मैं आपको फिलोसॉफिकल आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ये तीन तरह के एलील्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, द हेटेरोजाइगस वन, उनके अंदर दे आर ऑल्सो नोन एज द कैरियर। कैरियर मतलब उनमें एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इस तरह से वो हेटेरोजाइगस होते हैं। नाउ अब इन दोनों के तरह से देखें, सो जो नेचुरल सिलेक्शन है it will favor homozygous dominant or homozygous recessive, whereas the diversity part, the disorder part, it will bring in diversity, it will bring this one, heterozygosity. So that's the important thing in mating patterns. कि mating patterns में, especially when concerned with the overall idea of population genetics, when we look at in the population statistics, तो उसमें ये चीज आती है that homozygosity should be avoided and heterozygosity should be brought in, because homozygosity is not good, especially in the survival of any species. हेट्रोजाइगोसिटी जरूरी है, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर डाइवर्सिटी होगी, इसका मतलब है कि सम स्ट्रीक, सम पार्ट, सम सेक्शन ऑफ दैट स्पीशीज विल प्रूव टू बी अडेप्टिव इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, और वो स्पीशीज जिंदा रहेगी। सो इट्स लाइक, ये आप ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल एक जीन पूल है, और इस जीन पूल के अंदर डाइवर्सिटी, ई बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह की डाइवर्सिटी, ये जितने ही मैंने बताई है, डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये है कि अगर डाइवर्सिटी ना हो, और अगर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, बिकॉज अगर म्यूटेशन ना हो, डिसऑर्डर, कियोस, एंट्रोपी, ये सब ना हो, तो क्या होगा? ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन, इट विल it make them uniform in a such way, the screened out और level up them in such a way कि कुछ ही चीजें बचेगी। लेट्स से लास्ट में सिर्फ ए एंड बी यही बचे, बाकी जो है वो जो एनवायरमेंटल टेस्ट जो है उसमें दे कुड नॉट बी प्रूवन वर्दी। सो इस तरह के जो गेम प्ले में क्या होगा, लास्ट में ये दो ही बचे। अब आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के पास, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है जिंदा रहने के लिए, बाकी सब जितनी भी स्ट्रीक्स हैं वो तो सब खत्म हो चुकी है। अब ये है कि कोई भी एक अगर मेजर इवेंट आया, कोई भी एक कैटास्ट्रॉफी, कोई एक डिजास्टर आया, तो ये पॉपुलेशन भी जो है दे विल बी एक्सटिंक्ट। जैसे जिस तरह से डायनासोर्स हुए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेसिस हुए। तो यही चीज जो है, यही आइडिया मेन है मीटिंग पैटर्न के अंदर, कि जितना हो सके पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और वो डाइवर्सिटी होगी, वो उस डाइवर्सिटी को डिफरेंट नेम हम दे सकते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो मेटिंग पैटर्न रेफर्स टू द चॉइस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्टनर। सो it's not similar to choosing life partner. It's about a conscious decisions to choose a mate to have your babies with, to have your children with. So ये एक reproductive decision है. So that's why there is a difference between mating and marriage. शादी करके अगर बच्चे नहीं करें, then you are not a reproductive partner. That's it. फिर जो मेजर टाइप ऑफ मेटिंग पैटर्न है, उसमें फर्स्ट आता है रैंडम मेटिंग। सो रैंडम मेटिंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस, लाइक किस पॉपुलेशन का होना चाहिए, किस हाइट का होना चाहिए, किस फाइनेंशियल स्टेटस का होना चाहिए, किस कास्ट का, किस कल्चर का, किस स्किन कॉम्प्लेक्शन का, किस तरह के इम्यून सिस्टम का, टॉलर हो शॉर्टर हो। तो किसी भी तरह का प्रेफरेंसेस, किसी भी तरह का चॉइस, किसी भी तरह का जो ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन जो है वो नहीं होता। सो इसमें जीन पूल के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, everyone has an equal opportunity to meet with the other individuals of opposite sex. So इसके अंदर एग्जाम्पल में ये होता है कि the phenotype does not decide, especially the superficial phenotype, when we equate them with like the concept of beauty, the concept of physical strength, या फिर facial features,
द कंटूर्स ऑफ योर जॉ लाइन, ये सब जो चीजें हैं, दीज आर सुपरफिशियल आइडियाज. So even if they have some evolutionary advantage, because having that uh, beauty in your face, or having some strong physique, it has some added benefits. But other than that, there is a whole lot of different gene pool that work underneath it, and that gene pool, it is mostly about the immune system. सो ऐसा हो सकता है कि दे माइट बी समवन, सम some women who is stocky, of short height, not having, you know, uh, that attractive facial features, and someone, मैं ये कोई जज नहीं कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली एक सोसाइटल प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि someone who would be considered as only at second or third choice, that kind of physical feature, but those physical features are superficial. Underneath it, there may be some other gene pool, जो फिर उसके जो जीनोम एनालिसिस से ही पता चलेगा कि उसके बाकी जीन्स जो हैं वो कितने स्ट्रांग. हो सकता है कि उसके अंदर बाकी इम्यून सिस्टम को लेकर, उसके पेरिफेरल या सर्कुलेशन को लेकर, रेस्पिरेशन को लेकर, उसके जो कह सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होता है, जो लंग एक्सपेंशन हो गया, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो गया, या फिर जो न्यूरोनल जीन हो गया, जो हार्मोनल बैलेंस हो गया, वो सब जीन जो क्वाइट सॉलिड हो. सो एनीवे, सो माय पॉइंट वाज कि ऐसे में सुपरफिशियल फीचर्स की वजह से ये जो जो है ना, जो ऑफन अवॉइडेड लोग जो हैं, दे विल गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर सबको अगर मीटिंग का चांस मिल रहा है, और हर एक जो है वो एक मीटिंग पार्टनर बन रहा है विदाउट एनी प्रेफरेंसेस, सो उससे क्या होगा, दे विल बी इन्फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी नीड टुडे. यानी यही डाइवर्सिटी, इफ मैंडम सॉरी मीटिंग बिकम रैंडम, देन we can be certain, we can be sure that in a few thousand years, most of the pockets, after random mating, they will have their own separate subspecies. So इतनी पावरफुल चीज होती है रैंडम मेटिंग. देन ये पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा ही है कि रैंडम मेटिंग जो है, इट इज वन ऑफ द 5 कंडीशन इन हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम. हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो अगर आपने लेक्चर देखा हो, तो इट सेज कि अगर ये 5 कंडीशंस, इफ दे आर मेट, इफ द 5 critical conditions are met, then the population will be in genetic equilibrium. जो जीन है, gene and the gene frequency both are same. Gene frequency is how many times any particular genes appear in a population, not in an individual, in a population. तो कोई भी जीन जो है, लेट्स से कि हीमोग्लोबिन के भी बहुत सारे जो डिफरेंट एलील्स हैं, यही कह सकते हैं H1, H2, H3, H4, इस तरह के एक पर्टिकुलर जीन के 4 वेरिएशंस है, 4 अलील्स हैं. अब वो 4 अलील्स जो हैं एक पॉपुलेशन में कितना, मतलब कितने लोगों में आ रहे हैं, वो है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी. लेट्स से कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जो H1 जो है, इट इज 40%, इट इज 20%, इट इज 10%, इस तरह से. सो कितने लोगों में आ रहे हैं, वो जीन फ्रीक्वेंसी है. और हर एक जीन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है, इट विल रिमेन कांस्टेंट अगर ये 5 कंडीशंस मिल जाएं. For first a random mating, then no mutation, no selection, no gene flow and large population size. और उसका एक फॉर्मूला है जो यूजुअली p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. सो इसका मतलब ये है ओवरऑल कि अगर ये 5 कंडीशंस मिल जाती है, तो जितने भी जीन्स जो हैं, they will appear in this sequence, in this genotype ratio. P square will be for homozygous dominant, Q square will be for homozygous recessives, and 2pq will be for heterozygous dominant. इस तरह से. फिर the effects of random mating on allele and genotype frequency. So
अब हम हार्डी वाइनबर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम मेटिंग, कि अगर रैंडम मेटिंग हो पॉपुलेशन में बिना किसी प्रेफरेंसेस के, नाइजीरियन जो है वो एक कोरियन से शादी करे, कोरियन के साथ बच्चे पैदा करे, एक कोरियन जो है वो फिर एक साइबेरियन के साथ, एक साइबेरियन जो है वो एक जो सेंटिनलीज हैं अंडमान निकोबार में उनके साथ, एक सेंटिनलीज जो है वो एक नॉर्थ अमेरिकन के साथ, एक न्यूयॉर्कर के साथ। सो इस तरह से अगर बहुत ही रैंडम मेटिंग हो तो बिना किसी प्रेफरेंसेस के, सो उससे डाइवर्सिटी तो आएगी, बट जो अलील फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक्स में बताना ये भूल गया। सो जीन तो आप जानते हैं, जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, और वो भी आपको बताइए कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए देयर इज एन अंडरलाइंग जीन, और उसी अंडरलाइंग जीन के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं पॉपुलेशन में। लेट्स से आईज की बात करें, सो आई जो है एक जीन है, और इसी जीन के दो पार्ट कह सकते हैं, या आई के ही दो पार्ट कह सकते हैं हम। फर्स्ट, जो हमें विजिबल है, जो बाहर से जो हमें जो दिख रही है, दैट इज द फिनोटाइप, और उसका जो कोड है जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर है, दैट विल बी इट्स जीन। अब आई के डिफरेंट अलील्स हैं, यानी डिफरेंट तरह की आई है, वो आप खुद जानते हैं। दे आर ब्लैक आईज, दे आर ब्लू आईज, दे आर हेजल आईज, दे आर ग्रीन आईज, इतने सब और भी होंगे वेरिएशंस। सो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने ये अप टू 5 डिफरेंट वर्जन्स हैं, एक ही जीन के 5 डिफरेंट वर्जन्स, और ये 5 वर्जन्स जो हैं ये इसके 5 अलील्स हैं। अब ये 5 अलील जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने हैं, सो ये उनका जो एस्टिमेशन है कि हाउ frequently or in how mathematically they are distributed in a population, that's gene frequency। एक एग्जांपल देते हैं, लेट्स से 100 लोग हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन या होमोसेपियंस की पॉपुलेशन 100 लोग हैं, उन 100 के अंदर की 25 लोग जो हैं वो ब्लैक हैं, फिर 25 लोग जो है वो ब्लू है, अगेन यही 25 लोग जो हैं हेजल हैं, एंड 25 लोग जो है वो ग्रीन है। यानी हर एक अलील की जो फ्रीक्वेंसी हो गई इट इज 25%। सो अब हम बात करें रैंडम मीटिंग से ये जीन या अलील फ्रीक्वेंसी किस तरह अफेक्ट होती है, तो यस डाइवर्सिटी आती है ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर। ये है कि रैंडम मीटिंग की वजह से सब सब जीन जो हैं सबको इक्वल पॉसिबिलिटी मिलती है एक्सप्रेस होने की, क्योंकि वी आर इन सिस्टम, एक ओवरऑल सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स भी जो है एक सिस्टम है। और अगर आप मतलब जितने भी क्या कह सकते हैं, जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको देखें, फ्रॉम क्वांटम लेवल, क्वांटम टू एटॉमिक टू विजिबल एंड टू कॉस्मोलॉजिकल, ये 4 हम कंसेप्ट देखते हैं, 4 सिस्टम्स हैं, और ये चारों सिस्टम जो है दे आर क्लोज्ड, वो अपने आप में एक क्लोज सिस्टम है। अदरवाइज जो अगर ये सिस्टम क्लोज नहीं होते, अगर इनका किसी और के साथ एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ इनका अगर कुछ भी इंटरमिक्सिंग है, इंटरचेंजेबल है या इन्फ्लुएंस है, सो उसमें उस टाइम पे वो सिस्टम काम नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक अगर आपके पास ये एक कंटेनर जिसके अंदर मिल्क है, अब ये जो है इसका 100% सिस्टम क्लोज इन इटसेल्फ, लेकिन अगर किसी वजह से अगर इसका एक्सटर्नल स्टिमुलस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लेट्स से कि यहाँ पे एक छेद है, और उस छेद की वजह से अब ये दूध निकल रहा है। सो अब आप समझ रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये अपने आप में 100% नहीं रहेगा। यही चीज जो है यूनिवर्स को लेकर है, यही हमारे अर्थ सिस्टम को लेकर है, कि हमारी अर्थ है उसके आसपास को जो एनवेलप है, इट क्रिएट्स अ सिस्टम दैट इज 100% बॉर्डर्ड इन इट्स ओवरऑल एक्सटर्नल पेरिफेरी, और उसके बाहर कुछ नहीं जाता, उसके अंदर कुछ नहीं आता। इस तरह से ये
इस तरह का सिस्टम है। क्योंकि अगर इतना फ्रीक्वेंट अगर इंटरमिक्सिंग होगा, मैंने ये एग्जांपल जो दिया है अर्थ वाला वो आपको समझाने के लिए है, क्योंकि यूजुअली हमारे सिस्टम अर्थ से और जो इंटरस्टेलर स्पेस है उससे कोई ज़्यादा इंटरमिक्सिंग नहीं होती है ना। वी आर स्टैंड अलोन सिस्टम। कभी कभार जो मीटियोर्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी ये है, क्योंकि इवन इफ वी कंसिडर आवरसेल्फ सब system within an overall system, a bigger system known as the universe. So यूनिवर्स भी क्लोज सिस्टम है, बट हमारा जो सब सिस्टम है वो भी तो एक अपने आप में क्लोज सिस्टम है। अदरवाइज अगर ये क्लोज सिस्टम नहीं होता तो ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। एनीवे, सो यहाँ भी यही जो है अलील फ्रीक्वेंसी का कि 100% कैप है, उसकी वजह से जीन जो फ्रीक्वेंसी है वो इट विल नॉट alter, it will remain stable। फिर सेकंड बेनिफिट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो अभी आपको बताया हेटेरोजाइगोसिटी। क्योंकि अगर जितने भी तरह के एलील्स हैं, एलील्स मींस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। आई है, आई में ब्लैक, ब्लू, हेजल, ग्रीन, इन तरह के सब जो डिफरेंट वेराइटीज जो हैं वो सब, तो जब रैंडम मीटिंग होगी तो सबको चांसेस, इक्वल चांसेस मिलेगा। तो यानी किसी अदर प्रेफरेंस की वजह से, सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल, पर्सनल, इनमें किसी भी प्रेफरेंस की वजह से कोई भी अलील जो है इट विल नॉट बी लॉस्ट। सो अगर सारे के सारे अलील को अगर पॉसिबिलिटी मिल रही है, इक्वल चांस इन द पॉपुलेशन एंड इक्वल चांस ऑफ एक्सप्रेशन, सो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है पॉपुलेशन में वो बनी रहेगी। फिर अब ह्यूमन पॉपुलेशन में डेविएशन देखते हैं। सो वी नो दैट कि रैंडम मेटिंग जो है, कंप्लीट एब्सोल्यूट रैंडम मेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट माइट हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द स्टोन एजेस, लेकिन उसके बाद आफ्टर द टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन जो प्योर रैंडम मेटिंग जो है इट इज क्वाइट रेयर। बट in the metropolitans, in the cosmopolitan societies, urban society like Mumbai, Delhi, New York, या जितने भी जो मेगा पॉलिसेस हैं उन सब के अंदर there is a increasing tendency towards random mating। so यहाँ पे random mating को आप promiscuity ना समझे। जो promiscuity means to have sexual relationship with everyone you choose। so it's not about the sexual relationship in reproduction, it leads to procreation। so if the sexual relationship are to have a baby, then they will be called mating, otherwise they are just sexual relationship। so random mating versus promiscuity, इसमें आप डिफरेंस जो है बनाए रखें। तो ये है कि अर्बन सेटिंग में the people they are breaching all those preferences, all those social cultural boundaries की इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर एथनिक, इंटरनेशनल, इस तरह से अब लोग जो है वो शादी करके अब अपने जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं। सो ये एक जो है एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट इज़ ब्रिंगिंग इन न्यू डाइवर्सिटी एंड रिड्यूसिंग द जेनेटिक लोड। क्योंकि अगर हेटेरोजाइगोसिटी आती है तो हेटेरोजाइगोसिटी में भी एक डोमिनेंट होता है, एंड डोमिनेंट मीन्स वो जो है एक एडेप्टिव ट्रेट है। अदरवाइज अगर क्लोज पॉपुलेशन में ही अगर शादी होती है तो उससे उसकी वजह से जेनेटिक लोड बढ़ता है, जो अभी आगे देखते हैं। फिर बाकी सिचुएशन देखें अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी में, स्पेशली रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी, तो दे फॉलो स्ट्रिक्ट एंडोगेमी। एंडोगेमी मीन्स टू मेट विद इन देयर ग्रुप, कि जो ग्रुप है उसी के अंदर उनको शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। तो जैसे कास्ट एंडोगेमी हो गया, सो कास्ट एंडोगेमी में अपनी कास्ट के अंदर ही करना है। बट आई बिलीव दिस कि हमारे एंसेस्टर जो थे they were quite wise and they might have seen the adverse effect of endogamous marriage, so they brought in this concept gotra exogamy। so gotra exogamy में क्या है कि even if overall because of social preferences आपको कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, but then you exclude your own family, your blood relative, your immediate relative। और वो immediate relative एक कास्ट के अंदर होते कौन है? they are your gotra, आपका जो गोत्र है। तो गोत्र एक्सोगमी मतलब ये है कि यू एक्सक्लूड योर ओन गोत्रा। आप अपनी फैमिली
देन योर मैटरनल फैमिली, योर पैटर्नल फैमिली, इन तीनों को और उनका जो एक्सटेंशन है उन उन सबको आप अवॉइड करते हैं। उसके बाद यू चूज योर मीटिंग पार्टनर। सो ये भी एक नॉन रैंडम वे है। और ये होता है कि व्हेन यू यू नो व्हेन द पॉसिबल जीन पूल, पॉसिबल एरिया ऑफ मेटिंग अगर ये कम होता है तो उसकी वजह से होमोजाइगोसिटी आती है। होमोजाइगोसिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी, एंड यूनिफॉर्मिटी is never good at all. Even if we talk about the recessive disorders, genetic load, yeah, overall at population level, uniformity, it is antithesis of survival. यूनिफॉर्मिटी आएगी तो सर्वाइवल अपने आप कम हो जाएगा। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस। सो ये है कि द इंडिजिनस ग्रुप्स इन सेंट्रल इंडिया, एंड नॉट जस्ट इंडिजिनस ग्रुप्स, ये तो एक फील्ड स्टडी है, बट वी हैव सीन कि जो रूरल इंडिया है, जो हिंदी हार्टलैंड है, इवन इन द पेनिनसुलर पार्ट है, जितना साउथ इंडिया कह सकते हैं, जो भी हिंदू कल्चर के अंदर या फिर ओवरऑल इंडियन या एशियन कल्चर के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं, एंड दे आर फ्रेगमेंटेड इनटू देयर ओन ग्रुप्स, और फिर उन ग्रुप्स के अंदर दे आर एंडोगेमस प्रैक्टिसेस, एंडोगेमस प्रेफरेंसेस की उसी में शादी करनी है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि दैट मीटिंग विच वी कॉल प्रेफरेंशियल मीटिंग या सेलेक्टिव मीटिंग, दोनों सेम है कि व्हेन वी मेट बाय ऑब्जर्विंग आवर प्रेफरेंसेस। सो उस प्रेफरेंशियल या सेलेक्टिव मीटिंग की वजह से हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। ये कैसे? अगेन ब्रॉडर लेवल पे कहें, सो अगर जो पॉसिबल पूल है फ्रॉम विच टू ड्रॉ योर पार्टनर, अगर वो उसका दायरा कम होता है और फिर मीटिंग प्रैक्टिस की वजह से एक ही पूल है, एंडोगेमस जितनी भी मैरिज होती है उसके अंदर ये है कि जो भी पूल है, द जीन पूल, वो वही होता है आपका ही जो कास्ट ग्रुप है। अब कास्ट ग्रुप से बाहर जा नहीं रहे हैं, और जितने भी अदर मेंबर है वो भी उसी पूल के अंदर ही अपने जीन जो है या अपने मेटिंग पार्टनर्स चूज कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर जीन जो है, जीन पूल, वो उसी बाउंड्री में सर्कुलेट होता है तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स हेट्रोजाइगोसिटी, और रिसेसिव्स जो हैं वो सामने आते रहते हैं। अब वो रिसेसिव्स कैसे सामने आते हैं, ये आपने पनेट स्क्वायर में देखा है। सो पनेट स्क्वायर ये है कि जो चिल्ड्रन है उनका जेनेटिक रेशियो क्या होगा। सो ये एक आइडिया लेते हैं कि फर्स्ट दो पर्सन है, मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर। अब जीन की बात करते हैं तो पी इज द डोमिनेंट, या फिर इनको डायरेक्ट डी एंड आर ही ले लेते हैं। डी मतलब डोमिनेंट, आर मतलब रिसेसिव। सो लेट्स से बोथ आर हेटेरोजाइगस। मदर के अंदर भी जो जीन है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। फादर के अंदर भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव है। अब उनके चिल्ड्रन जो है उनके अंदर क्या होगा। सो फर्स्ट चाइल्ड, दिस वन, यहाँ पे डी एंड डी विल लीड्स टू होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर यहाँ पे ये डी एंड आर, ये हो गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। फिर यहाँ पे अगेन आर एंड डी, सो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एंड दिस वन आर एंड आर, ये होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ यहाँ पे ये चीज है, आप सिंपली इनको समझ सकते हैं। डोमिनेंस मतलब गुड, रिसेसिव मतलब बैड, ये सिर्फ एक समझने के लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिस वन गुड, 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 एंड दिस वन इज नॉट गुड। सो रिसेसिव जो होते हैं इनके डिलिटेरियस जीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये most of them they are either not good at all, not advantageous, या फिर they carry some deleterious burden, some lethal genes. So overall recessive जो होते हैं वो सही नहीं होते। सो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके चार में से एक जो चाइल्ड होगा वो, है ना, हेल्दी नहीं होगा, एंड दैट विल कैरी द डिलीटेरियस बर्डन। अब ये समझ लीजिए कि इसी तरह से
उसी कास्ट के अंदर बाकी सब भी जो है वो भी यही है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, डी आर। सो लेट्स से उन्हीं में से उसी कास्ट में किसी एक कोने से आपने एक डी आर को उठाया, दिस वन, ये कह सकते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और फिर उसी की शादी हुई इससे, होमोजाइगस रिसेसिव से। सो अब इनका देखते हैं कि नेक्स्ट इन अ फ्यू जनरेशन, क्योंकि जीन पूल उतना ही है, अब ये कह सकते हैं इसकी शादी किसी से हो गई तो एक ही बार शादी कर सकता है, एक ही से मेट कर सकता है, एक या दो से तीन से, ठीक है। यूजुअली होता नहीं है, बट ये मान सकते हैं कि मीटिंग भी, भाई एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर मीटिंग भी होगी एक दो या तीन, उससे ज्यादा तो बाकी जो है वो भी तो विद टाइम उनके भी कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव पार्टनर तो मिलेंगे। सो लेट्स से कि यही जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो है, जो मेल जो है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फीमेल जो है रिसेसिव। अब देखते हैं उनके चिल्ड्रन। सो फर्स्ट वन विल बी heterozygous dominant, second one heterozygous dominant, third one homozygous recessive, fourth one homozygous recessive। तो अब आप देखिए सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में ही पॉपुलेशन के अंदर इस तरह से, है ना, किस तरह से रिसेसिव बर्डन जो है, डिलीटेरियस बर्डन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यही जेनेटिक लोड है जो नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं। तो सिर्फ एक जनरेशन में ये चीज हो गई, अब यही चीज जो है आगे आगे और जब होती जाएगी तब यही डिलीटेरियस बर्डन जो है बढ़ता जाएगा या होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए इन तीनों के अंदर ये जो जीन पूल है इसमें डाइवर्सिटी है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वही यूनिफॉर्मिटी स्क्रीन आउट में वो यूनिफॉर्मिटी आती जा रही है कि दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और दो रिसेसिव। सो यही होता है रैंडम मेटिंग में, जब जीन पूल कम होता है तो उसकी वजह से जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट है या फिर जेनेटिक लोड है या जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। फिर फिर यही एप्लीकेशन इन पब्लिक हेल्थ में ये चीज देखी गई है जो अभी आपको बताया, द इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, द इंक्रीज इन जेनेटिक लोड, जो रिसेसिव बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों ही जो है वो सिमिलर है कि जब रिसेसिव्स जो है अगर वो पॉपुलेशन में बढ़ते जाए, और वो होते हैं जब जीन पूल जो है, जिस जीन पूल से मेटिंग पार्टनर्स मिल रहे हैं, अगर वो श्रिंक होता जाए, कम होता जाए या आइसोलेट हो जाए, तो उसमें ये चीजें जो रिसेसिव बर्डन जो है या फिर जो एडवर्स कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे जो एश्केनाजी ज्यूस जो हैं, अब उनका कुछ जो जीन पूल है, मतलब जो मेटिंग पार्टनर हैं वो लिमिटेड है, बहुत ही कम लोग जो है उन्हीं के अंदर वो शादी करते रहते हैं आपस में ही। तो उसकी वजह से उनका जो जेनेटिक लोड जो है, या फिर जेनेटिक लोड कहें या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहें या फिर कह सकते हैं जो डिलीटेरियस बर्डन्स जो हैं रिसेसिव के वो कहें। तो होता ये है कि जब रिसेसिव्स बढ़ते जाते हैं तो उसके साथ ही बीमारी बढ़ती जाती है, जो जो डिफरेंट जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स जो हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो बढ़ते जाते हैं। जैसे दो यहाँ पे डिसऑर्डर्स हैं कि जो एस्केनाजी ज्यूज जो हैं, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस नॉन रैंडम मेटिंग, क्लोज मेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी वजह से दिस जेनेटिक डिसऑर्डर तेई सैक्स डिजीज, ये काफी इसके इंस्टेंसेस काफी हैं। और 23 एक्स के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 15 है उसमें एक जीन है हैक्स ए। अब ये जीन जो है इसकी वजह से जो नर्व सेल्स हैं, जो ब्रेन की नर्व सेल्स हैं, उसके अंदर एक प्लाक बिल्डअप हो जाता है, GM2 गैंग्लियोसाइट। अब GM2 गैंग्लियोसाइट जो है उस प्लाक की वजह से जो जो ब्रेन की जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, और ये फीटल होता है, ज़्यादा उम्र तक भी नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी वो उनके अंदर हो जाती है, और मतलब इट्स नॉट दैट गुड। फिर यही सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है यूरोपियन पॉपुलेशन में, अगेन सेम इंस्टेंस डिलीटेरियस बर्डन, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर ये क्रोमोसोम 7 के अंदर
एक जीन है CFTR। अब ये जो CFTR जीन जो है ना, इट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सॉल्ट मूवमेंट है, वाटर एंड सॉल्ट मूवमेंट, वो आप जानते हैं कि कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब हमारी जो सर्कुलेशन जो है, जो इंटरनल सर्कुलेशन सब कैपिलरी पे वर्क करता है। अब ये जो कैपिलरी एक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक मूवमेंट, इट इज रेगुलेटेड बाय दिस जीन। अगर ये जीन फंक्शन ना करें तो उसकी वजह से क्या होगा, जो छाती के अंदर, जो लंग्स के अंदर स्टिकी म्यूकस, थिक म्यूकस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, और थोड़े टाइम में पीपल डाई ऑफ दिस डिजीज। सो ये दोनों ही जो है, ये दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ डिलीटेरियस बर्डन, कि रिसेसिव्स बढ़ जाते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा। फिर रैंडम मीटिंग के बाद अब तक आपको सारे बेसिक्स बता दिए। नाउ कम्स असॉर्टेटिव मीटिंग। असॉर्टेटिव मीटिंग मीन्स अब आपके पास प्रेफरेंसेस हैं, और प्रेफरेंसेस आपके पास दो है, द पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन। सो आइदर यू चूज ऑन द basis of similarities or differences. So when your choice is on the basis of similarities, whether physical, psychological या social cultural, सो अगर आप उस सिमिलैरिटीज देखकर अगर आप मीटिंग पार्टनर चूज करते हैं, सो दैट इज पॉजिटिव असॉर्टेटिव मीटिंग। सो जैसे ये स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है, ब्लैक जो है वो ब्लैक से, वाइट जो हैं, जो कॉकोसॉइड्स हैं वो कॉकोसॉइड से, जो मोंगोलॉइड्स हैं वो मोंगोलॉइड से। तो ये एक पॉजिटिव असॉर्टेटिव है। इंडियन यूजुअली जो एशियंस हैं, एशियन या सेंट्रल एशियंस है उनसे। सो अगेन जितने भी नॉन रैंडम मीटिंग होगी, नॉन रैंडम मीन्स जब व्हेन दे आर सर्टेन प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस की वजह से क्या है, जो जो प्रोस्पेक्टिक जीन पूल जो है, इट श्रिंक्स। द जीन पूल फ्रॉम विच यू कैन ड्रॉ योर पोटेंशियल पार्टनर, वो श्रिंक होता जाता है। नाउ रैंडम मीटिंग में अगर ये है, नाउ चॉइसेस में जब आप चॉइस डालते हैं, सो ये आपकी चॉइस हो गई। लेट्स से यू आर समवन फ्रॉम ताइवान। अब आप कहते हैं कि you will have babies with a Taiwanese or someone with that epicanthic fold, some mongoloid के साथ ही आप बच्चे पैदा करेंगे। सो अब कोई अफ्रीकन भी है, इंडियन है, नाइजीरियन है, पोलिनेशियन है, अलास्कन है, ये सब जो है अब वो जो है वो श्रिंक हो गया। अब आपका जीन पूल जो है वो बहुत ही नैरो हो गया। सो इसकी वजह से क्या होगा, अगेन होमोजाइगोसिटी। और जब आप जीन पूल जो है इसको ब्रॉड करते हैं, इसी का उल्टा जो है, अगर जीन पूल ब्रॉड होगा, रैंडम मीटिंग होगी, तो उसकी वजह से हिटोजाइगोसिटी होगी। सो ये दोनों हैं, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको जो बेसिक्स हैं वो सारे समझा दिए। जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपको अभी पनेट स्क्वायर में बताया कि किस तरह से पॉपुलेशन, अगर जो पूल है फ्रॉम विच यू आर ड्रॉइंग योर पोटेंशियल पार्टनर्स, इफ इट इज स्मॉल, सो उसमें क्या होगा, विद टाइम रिसेसिव्स और होमोजाइगोसिटी दे विल कम अप, रिसेसिव्स विल बिल्ड अप। और जब रिसेसिव्स बिल्ड अप होते हैं तो then recessives, they are usually lethal, and they express in one or another form of genetic disorders. फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी दे दिए आपको, एंडोगेमस मैरिज विद इन कास्ट। सो इंडिया में जो सेम कास्ट या सेम सब कास्ट जो है, जितनी भी पॉजिटिव प्रेफरेंसेस हैं उसी में आप शादी करते हैं, और उसकी वजह से जो होमोजिनिटी जो है वो आती है ना। होमोजिनिटी कैसे आती है, वो अभी आपको वहां पे एग्जाम्पल दे दिया पनेट स्क्वायर से, कि किस तरह से एक जनरेशन के बाद ही जो यूनिफॉर्मिटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है, एक हिट्रोजाइगस एक रिसेसिव। फिर ओवर टाइम यही जो पोटेंशियल पार्टनर्स जो हैं, अब आप समझिए कि एक रिसेसिव जो है दूसरे रिसेसिव से शादी करेगा, देन उनके जो बच्चे हैं, मोस्टली दे विल सफर फ्रॉम वन और अनदर फॉर्म ऑफ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। सो यही है होमोजिनिटी का। एंड अगेन जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, सो मेन आइडिया वही है, जो नेचुरल इवोल्यूशन का आइडिया वही है कि हिट्रोजेनिटी, हिट्रोजाइगोसिटी और हिट्रोजेनिटी दे शुड बी मेंटेन। अगर होमोजेनिटी रहेगी, इफ दे आर सेम जीन्स, सेम रिसेसिव जीन्स, and they are inherited, or they are
सर्कुलेटेड ऑल अलोंग, सो होगा क्या कि पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी. सो नेचर इटसेल्फ इट नजेस अस टुवर्ड्स रैंडम मीटिंग. खैर, फिर ये एग्जांपल जैसे जो कास्ट ग्रुप्स जो हैं, एंडोगेमस कास्ट ग्रुप्स, स्पेशली दोज दैट हैव नॉट मूव्ड अप. सो कास्ट ग्रुप्स भी हो, बट देन मोबिलिटी शुड ऑल्सो बी देयर. क्योंकि इवन इफ यू वांट टू observe your cultural practices, your caste based practices, social practices, all right, those customs वो आपकी अपनी choices हैं, लेकिन मोबिलिटी होनी चाहिए. अब जगह भी यही है ना, उसमें फिर मोबिलिटी भी नहीं है, सारे के सारे लोग जो है वो वही हैं. फिर जो प्रोस्पेक्टिव जो जीन पूल हैं वो भी वही है उसी जगह पे. सो उसमें तो धीरे धीरे जो है होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी आई. यही अगर मोबिलिटी हो, यही आंध्रा से अगर वो लोग अगर वहीं की एक पॉपुलेशन का सेक्शन जो है दे मूव टुवर्ड्स अपर आंध्रा तेलंगाना, सेक्शन मूव टुवर्ड्स तमिलनाडु, सम सेक्शन मूव्स टुवर्ड्स हिंदी हार्टलैंड टुवर्ड्स कर्नाटका, टुवर्ड्स उड़ीसा. वैसे ही उड़ीसा का एक सेक्शन जो है इट कम्स टुवर्ड राजस्थान, राजस्थान का एक सेक्शन जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द माउंटेन साइंस. कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या फिर उधर फिर नॉर्थ ईस्ट का एक सेक्शन जो है वो मिडिल पार्ट में, पेनिनसुलर पार्ट में है. सो इस तरह से मोबिलिटी अगर बढ़ते जाए, सो उसमें क्या है कि फिर डाइवर्सिटी आती रहेगी. प्रॉब्लम यह है कि जो कास्ट ग्रुप्स हैं बिना मोबिलिटी के फिर वो जीन पूल जो है उसको श्रिंक होता रहता है. और फिर जो हेरिडिटरी कंडीशंस हैं लाइक थैलेसीमिया है, G6 PD डेफिशिएंसी है, ये है. फिर अनदर जो असॉर्टेटिव पॉजिटिव असॉर्टेटिव जो है प्रेफरेंस, इट इज अबाउट एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जो नॉन कल्चरल बैकग्राउंड है. सो यहाँ पे इस वाले में ये वाला जो कास्ट बेस्ड जो प्रेफरेंसेस है उससे तो बेटर है. सो होमोजाइगोसिटी तो इसमें भी आएगी, क्योंकि योर प्रेफरेंसेस की वजह से जो जीन पूल जो है, जो प्रोस्पेक्टिव जो जीन पूल है वो कम हो गया. बट देन ये वाला जो है ये वाली जो प्रेफरेंस है ये है कि इट इज नॉट स्पेसिफिकली टाइड टू एनी पर्टिकुलर जीन पूल बैकग्राउंड. यानी जो कास्ट जो है वो तो ठीक एक कास्ट ग्रुप्स को आप कह सकते हैं वो एक जीन पूल ग्रुप है, लेकिन एजुकेशन या ऑक्यूपेशन बेस्ड तो वो आपके ऊपर है. आप ऑक्यूपेशन में अगर आप एक स्कॉलर बनते हैं देन यू सीक अनदर स्कॉलर. सो ऐसे में ऑब्वियसली आप जो है स्कॉलर कास्ट बेस से या किसी भी ऐसे प्रेफरेंसेस से रिलेटेड नहीं है. बट अल्टीमेटली ये वाले प्रेफरेंसेस जो हैं, इवन इफ दे हैव a broader level, but they are directed towards preserving genetic similarities. इन सब में भी जेनेटिक सिमिलैरिटी, होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी आएगी. फिर सेकंड जो है नेगेटिव असॉर्टेटिव मीटिंग. सो नेगेटिव के अंदर यू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू चूज पार्टनर्स हु आर डिसिमिलर. सो ये एक तरह से दिस वन इट इज आवर अनकॉन्शियस, आवर साइकोलॉजिकल डिसीजन और आवर innate liking to bring in heterozygosity. क्योंकि जैसे कहा ना, नेचर इटसेल्फ वांट्स हेटेरोजाइगोसिटी. नेचर खुद चाहता है कि जीन पूल जो है वो ब्रॉड होता रहे. सो नेगेटिव में क्या करता है कि वी सीक द ऑपोजिट वन. सो उसकी वजह से क्या है कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है या जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, होमोजाइगोसिटी है या यूनिफॉर्मिटी, किसी भी नाम से कहें, वो सब कम की जा सके. सो अ वाइड एग्जांपल कि people consciously or unconsciously they choose people with different HLA system, human leukocyte antigen system. So हम जो है subconsciously we prefer partner which have different HLA gene profile, और उसकी वजह से क्या है हेटेरोजाइगोसिटी आती है. और एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इट प्रोवाइड्स सर्वाइवल एडवांटेज. फिर जो कल्चरल इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ये वाला जो एग्जांपल है इन वेरियस अफ्रीकन ट्राइबल ग्रुप्स, ये वाला और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये सिस्टम चलता है, कास्ट एंडोगेमी
एंड गोत्रा एक्सोगेमी, ये दोनों सिमिलर है। सो दोनों के अंदर ही एक प्रिंसिपल है, even if you cannot ostracize yourself from caste system, and even if you cannot go against the caste diktats, still you can find a compromise here, especially to avoid such recessive disorders, such depressing activities. So होता यह है कि आप कास्ट के अंदर रहते हैं, बट यू गो आउट ऑफ योर गोत्रा, आप अपनी जो इमीडिएट फैमिली जो है या जो आपका जो गोत्रा है उससे, है ना, बाहर की तरफ आप अपना पोटेंशियल पार्टनर चूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी है, मैनी अफ्रीकन ट्राइब्स में क्या होता है कि पीपल शुड seek their prospective partner within the tribe but outside the clan. So it's, ये आप कह सकते हैं, it's tribal endogamy and clan exogamy, similar to caste endogamy and gotra exogamy, इस तरह से, ताकि जो डाइवर्सिटी जो है वो आ सके और जो स्टैग्नेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, या जो रिसेसिव बर्डन जो है उसको कम कर सकते हैं। फिर मूव टुवर्ड्स कंसैंग्विनियस मेटिंग। तो कंसैंग्विनियस मेटिंग, इट मीन्स टू seek your reproductive partner with the blood relatives, the biologically related individuals, and these are usually second cousin, first cousins और second cousin, और सबसे ज्यादा जो होती है फर्स्ट कजन मैरिज होती है। तो फर्स्ट कजन जो यहाँ पे जो कह सकते हैं, इट्स आइदर योर मदर्स ब्रदर्स चिल्ड्रन और फादर्स सिस्टर्स चिल्ड्रन, इस तरह से। तो ये दोनों जो है चीजें, मदर्स ब्रदर्स किड्स, फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स यहां से, एंड सेकेंड वन फादर्स सिस्टर्स किड्स, यानी मामा के बच्चे एंड बुआ के बच्चे, ये होते हैं फर्स्ट कजन्स। और यूजुअली इनके साथ ही प्रोस्पेक्टिव मीटिंग पार्टनर, और इन दोनों के बीच में जो जो ईगो आ गया, ईगो दिमाग वाला ईगो नहीं, इन एंथ्रोपोलॉजिकल ईगो मीन्स द पर्सन वी आर रेफरिंग टू। तो जो भी पर्सन है, सो या तो वो मैटरनल साइड में मामा के बच्चों के साथ दे विल लुक फॉर देयर पोटेंशियल पार्टनर्स, या फिर वो बुआ के बच्चों के साथ, दोनों ही फर्स्ट कजन्स हैं। उसके बाद सेकंड कजन्स, दे कैन स्ट्रेच देमसेल्फ और ज्यादा, और फिर जो है जो कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों के साथ। सो ये जो मीटिंग टाइप है विद इन योर ब्लड रिलेटिव, इट इज नोन एज द कंसैंग्विनियस। अब ये है कि यहाँ पे तो जो जीन पूल जो है, ओवरऑल जो बेसिक्स आपको सब बता दिए कि द होल वर्ल्ड इज अ जीन पूल, एंड even with your preferences, your choices, आप जीन पूल श्रिंक करते करते you have brought it very close to your doorstep। अब आपका जीन पूल जो है बहुत ही शॉर्ट हो गया। सो नाउ यू नो, अगर इतना जीन पूल है और यही जीन पूल जो है बार बार आ रहा है, यानी आपकी फैमिली के अंदर ही आपका पोटेंशियल पार्टनर है, सो उसकी वजह से क्या होगा, अगेन इट विल बी होमोजाइगोसिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और होमोजाइगोसिटी आप समझ रहे हैं, द डिजीज बर्डन, द इंक्रीमेंट ऑफ रिसेसिव वन, क्योंकि जीन पूल सेम है आपका, आपके प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का। यही पनेट स्क्वायर से देख सकते हैं आप, जो आपको एग्जाम्पल में दिया था, यही अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो लेट्स से एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो मदर एंड फादर हैं दोनों हेटेरोजाइगस है, ये एक मान सकते हैं कि ठीक है दोनों हेल्दी हैं। अब फर्स्ट वन homozygous dominant, second one heterozygous dominant, third one heterozygous dominant, fourth one heterozygous recessive। फिर सेकंड यही दो तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेट्स से मदर साइड एंड फादर साइड दोनों में इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। सो एक तरफ लेट्स से मदर साइड, आप इन दोनों के बीच में, दोनों होमोजाइगस के बीच में आप मीट
मीटिंग करवाते हैं, ये वाला। एंड सेकंड वन, ये समझ लीजिए कि आप इनके बीच में एक हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस रिसेसिव। अब पॉसिबल देख लीजिए, डी आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, डी आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सो ये देख लीजिए, ये एक ही जनरेशन के बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कि सारे के सारे हेटेरोजाइगस है, और यही पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हेटेरोजाइगस अगेन इन अ न्यू जनरेशन, यही सेम इसमें एक रिसेसिव आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। ये अब देखिए, एक और पॉपुलेशन, एक और जनरेशन में यहाँ पे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है, रिसेसिव्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, इसमें एक प्योर डोमिनेंट था, इसके अंदर चारों के चारों हेटेरोजाइगस है, फिर चारों के चारों हेटेरोजाइगस हैं, यानी चारों के चारों रिसेसिव्स हैं। अब और यही जो है उसी पॉपुलेशन के अंदर दो बच्चे जो हैं, ये एक तरह से मानिए कि नेक्स्ट चार बच्चे पैदा होते हैं उस पॉपुलेशन में, उन चार में से दो हेटेरोजाइगस है तो दो रिसेसिव्स है, यानी पॉपुलेशन के अंदर रिसेसिव बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसी को हम बार बार, है ना, यूनिफॉर्मिटी, होमोजाइगोसिटी, होमोजेनिटी, है ना, डिजीज बर्डन, डिलीटेरियस डिजीज जो है, ये सब उन्हीं को कह रहे हैं। फिर ये है कि यहाँ पे कंसाइंग्विनियस मीटिंग में वो होमोजाइगोसिटी, वो रिसेसिव बर्डन जो है, इट इज एलिवेटेड, इट डज नॉट ओनली इंक्रीज, ये बढ़ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं एलिवेशन इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटोजाइगस। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो अलील्स जो हैं वो सेम है सबके अंदर, जो पॉसिबल जितने भी वर्जन्स हैं एक जीन के, वो उस कॉमन एंसेस्टर से, जो कॉमन ग्रैंड पेरेंट है, उनसे वो आए हैं, तो वो तो पॉपुलेशन के अंदर सेम है ही। जैसे ये मान लीजिए कि एक एक पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट्स है दोनों ब्लैक आइड है, यानी अब उस पॉपुलेशन में ये मान सकते हैं कि ब्लैक आइज का ही जीन है, तो यानी आने वाली जितनी भी जनरेशन हो, अब अगर कंसाइंग्विनियस मीटिंग है तो यानी अब किसी और फैक्टर से वो डिफरेंट जीन नहीं आ सकता, वो जो ब्लैक आइड ही रहेंगे। सो यही इसके इसको लेकर है कि जो कॉमन एंसेस्टर है, तो जो अलील जो है वो चेंज तो हो ही नहीं रहे। अलील दो चीजों से चेंज होता है, फर्स्ट बाय म्यूटेशन एंड सेकंड बाय इन्फ्यूजन ऑफ डाइवर्सिटी। अगर किसी और से शादी करें बट वो आपस में ही कर रहे हैं, जीन पूल ही सेम है, तो अल्टीमेटली फर्स्ट डाइवर्सिटी नहीं आएगी, होमोजाइगोसिटी आएगी, एंड दैट वो होमोजाइगोसिटी जो है वो भी बहुत ही एलिवेटेड होगी। वो अभी आपको पनेट स्क्वायर में देखा है कि एक ही जनरेशन में दो बच्चे जो हैं वो रिसेसिव्स हैं, और यही आप देखिए, इसी को आप 5-6 जनरेशन में देख लीजिए। इन 5-6 जनरेशन में ज्यादातर बच्चे जो हैं फिर वो रिसेसिव्स होते हैं, दे कैरी द डिलीटेरियस रिसेसिव एलील्स, जो लीथल होते हैं, हेल्दी नहीं होते। फिर ये है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी, फिर होमोजाइगोसिटी तो है हर एक जो जितने भी असॉर्टेटिव मीटिंग होती है सब में होती, बढ़ती ही है, चाहे वो कास्ट एंडोगेमी हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के जो एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल प्रेफरेंसेस हो, सबके अंदर बढ़ती है। बट इसके अंदर इट इज, इट एलिवेट्स, एलिवेट्स इसलिए क्योंकि जीन पूल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और वही फिर जो जो एलील्स जो हैं, डिलीटेरियस एलील्स हैं या रिसेसिव जो हैं, वो सर्कुलेट होते रहते हैं। फिर अब जो उनमें जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो सब बढ़ते हैं। ये सब एग्जांपल हैं, बीटा थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कंजेनिटल डेफनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सब। फिर ये चीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब heterozygosity is much needed because evolution favors it. Evolution itself needs heterozygosity, and that's why if
the proportions of recessives increases in a population, that population will not have any कह सकते हैं any fertile population or any surviving children. So ये एक, even if we see this as a cruel thing made by nature, but this is how it is कि अगर पॉपुलेशन में रिसेसिव्स अगर बढ़ते गए, अगर उनका प्रोपोर्शन इस कदर बढ़ जाता है कि जीन में जो जीन पूल के अंदर कह सकते हैं एक टेबल के अंदर अगर सब लाल ही लाल है ना, मतलब सब डेंजर ही डेंजर है, तो वो चीज जो है आने वाले एक जनरेशन के बाद भी वो चीज जो है इट विल ओनली वर्सन इटसेल्फ. सो यही सेम है, इसलिए नेचर जो है इट डज नॉट फेवर रिसेसिव्स. हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाती है, तो जो होमोजाइगोसिटी है इट लीड्स टू एन इंस्टेंस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब एक तरह से इट इज अ ग्लट इन फर्टिलिटी. सो ग्लट इन फर्टिलिटी मीन्स फर्टिलिटी अपने आप कम हो जाती है. चिल्ड्रन जो हैं दे डू नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ recessive disorders, lot of congenital deformities. So और सबका culprit यहाँ पे यही है, the increase in deleterious burden, increase in recessives. और recessives बढ़ते हैं when the gene pool it shrinks. और ये उन population में होता है either they are isolated because of geographical barriers or geographical, linguistic, political or social barriers, और या फिर because of the customs. So consanguinity जो है it is a social barrier कि population जो है उसने खुद को जो है लिमिट कर दिया है, और लिमिट करने की वजह से एक टाइम आता है इन ब्रीडिंग, मतलब दे आर ब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ, दे आर मेटिंग अमंग देमसेल्फ. तो उस धीरे धीरे जो है जो एक्यूमुलेट जो रिसेसिव्स जो हैं दे एक्यूमुलेट, और वो हार्मफुल या लीथल रिसेसिव्स एक्यूमुलेट होते होते एक टाइम ऐसे आता है देन दे कैन नॉट सस्टेन दैट डिलीटेरियस बर्डन, और पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है. फिर कल्चरल एग्जांपल लेते हैं, जो इंडियन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है देन द्रविडियन पॉपुलेशन है, दोनों में ही यहाँ पे this consanguineous mating it is preferred. Now that might have some cultural basis to retain property, to strengthen alliances, है ना, but इसकी वजह से there has been a higher frequency of genetic conditions. फिर सेम जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, जितने भी मैना कंट्रीज हैं, जिनको पॉलिटिकली मैना कंट्रीज बोलते हैं, इनको आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कह सकते हैं, मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज. और यहाँ पे 30 to 60% of all unions are consanguineous, means they are marrying among families because of these motivation, because of these factors, whether it is religious or economic motivation. So उनकी वजह से भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ती जाती. इन्फेंट मोर्टेलिटी, कंजेनिटल अनोमलीज, या सिंपली आप और सिंपली देखें इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी. if it is elevated recessive burden increases and this leads to the genetic collapse क्योंकि nature does not favor it. And if in a population genetic burden if it increases beyond sustainable limits, so nature itself have a stopover. फिर anthropological relevance देखते हैं. So consanguineous matings, they provide a natural atmosphere to study how preferences of any kind, all kinds of endogamous preferences, they have direct bearing on biological health of communities, जो अभी आप देखा है. फिर medical anthropology, उसमें भी genetic counseling, public health interventions, and especially we need many cultural mediators that can nudge people towards increasing their gene pool, क्योंकि ultimate solution वही है. फिर समरी की बात करते हैं. सो रैंडम मेटिंग, जिसमें किसी तरह की कोई प्रेफरेंस नहीं होती, it maintains allele frequencies, large
जितने भी मेगा पॉलिसीज हैं उनमें। फिर सेकंड टाइम पॉजिटिव असॉर्टेटिव, जिसमें सिमिलैरिटी सिमिलर प्रेफरेंसेस होती है, फिर इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है स्पेशली फॉर सेलेक्टेड ट्रेड्स, क्योंकि सिमिलैरिटी जो है किसी न किसी वजह से होती है। सिमिलर हाइट हो गया, सिमिलर स्किन कॉम्प्लेक्शन हो गया है, और सिमिलर प्रिंसिपल्स हो गया। तो जो भी आपके बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल या कल्चरल है, उसकी वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। फिर नेगेटिव में यू सीक द डिसिमिलर वन, जिसकी वजह से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। सो दिस वन इज preferred biologically, evolutionarily, and it includes clan exogamy, Gotra exogamy, HLA dissimilarity, and finally consanguineous mating, with which is mating between blood relatives. फिर इसकी वजह से elevated homozygosity, disease burden, inbreeding depressions, etc. So this is it. If anything comes up, if you need further explanation, you can drop the comments or hit the community section. Thank you.